हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाणा का नेक्स्ट क्विज लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली ये क्विज रात को 9:30 बजे होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए और लाइव चैट में अपने आंसर्स दिया कीजिए। ओके, हमेशा की तरह सभी को बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, उतने में सभी को नीचे अपने आंसर्स देने हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल कब भेजा था? अब बताइए किस सन में भेजा गया था। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको पहले ही, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्लर्क का जो पेपर हुआ था ना, उसमें से मैंने उठाए हैं, तो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 1971 यानी कि 1971 में पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजा गया था। और ये भेजा किसने था? पेपर में क्वेश्चन ये भी था कि भेजा किसने था, तो ये भेजा था रे टॉमिल्सन ने। ओके, रे टॉमलिंसन ने ये भेजा था। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, वर्ड प्रोसेसर। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड के नाम से भी जाना जाता है और एक ये वर्ड प्रोसेसर ही है। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वनस्पति पदार्थ का उर्वरक के रूप में अपघटन किसका उदाहरण है? द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज। अब बताइए कौन सी रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रेडॉक्स या कॉम्बिनेशन? हिंदी में भी देख सकते हैं आप, ऑप्शन चेक कर सकते हैं जो साइंस हिंदी में समझते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। अब देखिए, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें तो ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि जो हीट होती है ना उसको सोखते हैं। ओके, उस रिएक्शन में हीट लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ऊष्मा शेप एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्मा निकलती है। ओके, हीट निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ऊष्मा शेपी। ओके, और रेडॉक्स में क्या होता है, दोनों तरफ के प्रोडक्ट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, दोनों तरफ रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन। नेक्स्ट, व्हाट आर एंजाइम्स यानी कि एंजाइम क्या है? अब बताइए इनमें से क्या है? बायोकैटालिस्ट, टिश्यू, सेल्स या इनमें से कोई नहीं? दीजिए आंसर। हिंदी के ऑप्शंस डाल रखे हैं, चेक कर लीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बायोकैटालिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक। एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उनको बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं ये। और ये प्रोटीन से बने होते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किससे बने होते हैं, तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। नेक्स्ट है, विच पोर्स ऑफ द प्लांट ओपन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम? हिंदी वाले सुन लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उनमें पानी बहता है? अब बताइए इनमें से क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टोमेटा यानी कि रंध्र, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। एक टाइप के छिद्र होते हैं जो पत्तियों में, तनों में और अन्य जो पार्ट्स होते हैं ना पौधों के, उनमें पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? एक तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन, एक गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें 75% तक मीथेन पाई जाती है? अब बताइए इसमें से कौन सी गैस में 75% तक मीथेन गैस पाई जाती है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बायोगैस। बायोगैस को जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है। ओके, और इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन निकलता है जो वातावरण के लिए हेल्दी रहता है, लेकिन अधिक होने पर यह तकलीफदेह बन जाता है। कार्बन कम से कम होगा ना जिसमें, वो उतनी ही अच्छी गैस होगी, उतना ही अच्छा जीवाश्म ईंधन होगा। चलिए नेक्स्ट, कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बुक पेपर में पता नहीं कितनी ही बार पूछी गई है। तो इनमें से बताइए किसने लिखी है कुमार संभवम? तो क्या होगा इसका आंसर? कालिदास। ऑप्शन ए इज करेक्ट, कालिदास ने लिखी है, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित है ये। और ये कार्तिकेय जो थे भगवान, उनके जन्म से संबंधित है ये महाकाव्य। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है। और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। ओके, और ये पूरे एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान के कारण काफ़ी फेमस है और जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गुजरात में ही, गिर में ही है गुजरात में। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? अब इनमें से बताना आपको कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था, बताइए। इसमें से ऑप्शन ए इज करेक्ट, भरत वंश मूलतः हरियाणा से ही संबंधित था, जिसने भारत को भारत नाम भी दिया है। चलिए नेक्स्ट, आपको पता ही है जो काफ़ी फेमस लड़ाई है वो भी कुरुक्षेत्र में हुई थी, महाभारत की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया? तो इनमें से बताइए किसने किया था? मुंशी किशन आज़ाद, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, चौधरी श्यामलाल या सर छोटू राम? दीजिए सभी स्टूडेंट्स आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, सर छोटू राम। इन्होंने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध भी किया और साथ ही पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन भी किया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन क्लर्क में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, इसलिए ध्यान से करिएगा। हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र किस जिले से प्रकाशित होता है? अब आपको पता है हरियाणा तिलक कितना फेमस है, अब आपको बताना है किस जिले से प्रकाशित होता है। दीजिए सभी स्टूडेंट्स आंसर, 5 सेकंड का टाइम है बस सभी के पास है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रोहतक। ओके, रोहतक से ये प्रकाशित होता था। पंडित श्री राम शर्मा, याद रखिएगा किसने प्रकाशित किया था? पंडित श्री राम शर्मा ने 1923 में। और ओके 1923 में रोहतक से हिंदी व उर्दू भाषा में साप्ताहिक पत्र हरियाणा तिलक निकाला था, जो लगभग 50 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। और अगर पूछा जाए पंडित श्रीराम शर्मा है कहाँ से, तो ये झज्जर से हैं, ये भी याद रखिएगा। ये जितने पॉइंट्स बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। हरियाणा में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? अब बताइए कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 2, 3, 4 या 5? चलिए टाइम अप होता है। आंसर होगा 3 क्षेत्रों में विभाजित है कृषि जलवायु क्षेत्र के अकॉर्डिंग हरियाणा। क्षेत्र 1 में आते हैं 8 जिले। ओके, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल, कैथल, पानीपत और सोनीपत। क्षेत्र 2 में आते हैं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक और फरीदाबाद सहित 7 जिले। और क्षेत्र जो 3 है उसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव और मेवात आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? अब ये मैंने आपको जब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए ना, तो ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ध्यान से सभी स्टूडेंट्स आंसर दीजिएगा, इसलिए कहती हूँ जो पॉइंट्स बताती हूँ वो ध्यान से सुना कीजिए, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है उनसे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? यमुना घग्गर मैदान। ओके, यमुना घग्गर मैदान सबसे बड़ा हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? अब बताइए दूसरा स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत या जिला परिषद? अब देखिए इसका कैसे होता है। ये पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर होती है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर क्या होती है? पंचायत समिति। तो इसका आंसर क्या हो गया? पंचायत समिति। ओके, और सबसे ऊपर कौन सी होती है? जिला परिषद होती है। चलिए नेक्स्ट, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? अब पहले तो प्रत्यय सुन लीजिए क्या होते हैं। उपसर्ग जो वो होते हैं जो आगे लग के शब्द का मीनिंग चेंज करते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लग के मीनिंग चेंज करते हैं। तो निर्वासित में आपको पीछे वाला बताना है, ओके, क्योंकि प्रत्यय पूछा है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इत। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, निर्वास जमा इत से मिलके ये शब्द बना है निर्वासित। तो पीछे आ गया इत, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। याद रखिएगा, उपसर्ग आगे प्रत्यय पीछे। नेक्स्ट है, परोपकार में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, बी आयादी संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। दीजिए आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो क्या होगा इसका आंसर?
ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुण संधि, अब देखिए गुण संधि क्यों है इसमें, मैंने आपको बताया था जब भी कभी, ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की। ओके, वैसे ग्रामेटिकली ये चीज़ नहीं है, ट्रिक है याद करने की, और 99% आपकी ठीक ही बैठती है। तो जब भी कहीं ए या ओ की मात्रा आ जाए ना, तो वहाँ हमेशा गुण संधि होती है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महापुरुष में कौन सा समास है? अब बताइए महापुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु, डी कर्मधारय। दीजिए आंसर। 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी आंसर दीजिए सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास कैसे है? महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, अब किसी पुरुष की विशेषता बता दी, यहाँ पे क्वालिटी बता दी, तो जब भी कभी क्वालिटी बता दी जाए ना, तो वह कर्मधारय समास होता है। ओके, डेफिनेशन में भी यही है, इसके डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रही हूँ, पेपर में पूछी जाती है और पूछी गई है। जब विशेषण और विशेष्य का संबंध हो ना दो पदों में, तो वहाँ कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ओके, डेफिनेशन याद रखिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंग्लिश का है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ हॉरिबल? अब दीजिए आंसर। हॉरिबल, ऑप्शन ए आवफुल, बी एग्रीएबल, सी प्लेजेंट, डी वर्स्ट। दीजिए आंसर। ओनली 5 सेकेंड्स यू हैव, जल्दी आंसर दीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ऑफुल, अब देखिए हॉरिबल क्या होता है? भयानक होता है, तो ऑफुल क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। एग्रीएबल, एग्रीएबल क्या होता है? सहमति। ओके, उसको बोलते हैं। प्लेजेंट, प्लेजेंट क्या होता है? खुशनुमा होता है। वर्स्ट, वर्स्ट क्या होता है? बहुत बुरा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट? ऑप्शन ए एडजेसेंट, बी एडमायर, सी रिजेक्ट, डी डिनाई। दीजिए आंसर, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम अप होता है, 5 सेकेंड्स कंप्लीट। ऑप्शन बी एडमायर। अब देखिए डिटेस्ट क्या होता है? घृणा करना किसी से, नफरत करना किसी से, और एडमायर क्या हो गया? किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो इसका एंटोनिम हो गया। बाकी के देख लेते हैं। एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या होता है? साथ साथ। एडमायर मैं आपको बता चुकी। रिजेक्ट सबको पता है, ये रिजेक्ट करना किसी को। डिनाई, डिनाई क्या होता है? मना कर देना। ओके, खंडन करना एक तरीके से। नेक्स्ट है इडियम, समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन नॉट यूनिक। अब आपको इसका इडियम बताना है। ऑप्शन ए डाइम डोजन, बी बाइट द बुलेट, सी डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, डी बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बताइए अब क्या होगा इसका इडियम? क्या होगा? जल्दी दीजिए आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट है, डाइम डोजन, यानी कि कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते। इसका मीनिंग क्या है? कौड़ी के भाव या बेहद सस्ते। ओके, चलिए बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट क्या होता है? ऐसा कुछ करना जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी को देख के उसके बारे में कोई धारणा बना लेना। बाइटिंग ऑफ मोर देन यू कैन चू, यानी कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य को हाथ में ले लेना। ओके, ईडियम है ये सारे के सारे ही। नेक्स्ट वो क्वेश्चन है जो कल मैंने आपसे पूछा था, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना था। समथिंग दैट कैन बी हेयर्ड, यानी कि जो सुना जा सके, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑडिबल। ओके, ये इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। बाकी की वो क्या भी मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक एक वर्ड का मीनिंग देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब आज का प्रश्न जो आपके लिए है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट। चलिए तो अब जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसका आंसर सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। और हाँ, डेली रात को 9:30 बजे क्विज ये लाइव होता है, तो डेली रात को 9:30 बजे लाइव आ जाया कीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए और ये क्विज अटेंड करने के लिए डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और जिसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं एनिमल हस्बेंड्री के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हरियाणा जीके के भी, इंडिया जीके के भी,
स्पेशली एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी अच्छे से कवर की हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।